नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ी हुई, जिसमें जेएमएम पार्टी का विवाद अब सतह पर खुलकर सामने आता दिख रहा है। जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू और सीएम हेमंत सोरेन की भाभी जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने पार्टी के एक पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट पर सीएम हेमंत सोरेन और पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन को टैग करते हुए एक चिट्ठी सार्वजनिक की है। ये चिट्ठी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जिसमें उन्होंने पार्टी महासचिव विनोद पांडे पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन और पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है। जिला से लोग मेरे पास आने लगे और वहाँ का समस्या बारी बारी से बताने लगे। किस तरह से वो लोग जिला अध्यक्ष से त्रस्त है और मांग करने लगे कि वहाँ का जिला अध्यक्ष को हटा दिया जाए। इसके संबंध में मैंने विनोद पांडे से भी बात किया, लेकिन उनके तरफ से साफ नज़र आया कि नहीं, जिला अध्यक्ष ठीक है, बाकी लोगों के ऊपर ही वो आरोप करने लगे। इस तरह से विनोद पांडे को मैंने कहा कि जिला अध्यक्ष को बर्खास्त करे, बदली करे, जिस तरह से मांग है पार्टी संगठन का, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। अब इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पार्टी हित के लिए जो जरूरी है वो तो करना चाहिए, क्योंकि पार्टी किसी की बपौती संपत्ति नहीं है और पार्टी का कुछ नियम कानून भी होता है। तो देखिए, सीता सोरेन की चिट्ठी सामने आते ही कांग्रेस ने कहा है कि लोकतांत्रिक पार्टी में सभी को अपनी बात रखने का पूरा हक है। पार्टी नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि ये लोकतंत्र की स्वतंत्र और अच्छी परंपरा है। ये जेएमएम का अंदरूनी मामला है और पार्टी में जब लोकतंत्र होता है तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें सामने आती हैं और लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाली पार्टी में इस तरह की बात सामने आए तो बहुत हतप्रभ होने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी बात है, ये साइन अच्छा है। वहीं बीजेपी ने जेएमएम विधायक सीता सोरेन और महासचिव विनोद पांडे के बीच जारी इस टकराव पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने इसे जेएमएम का आंतरिक मामला बताया। विनोद पांडे जी का क्या भूमिका है और सीता सोरेन का क्या भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के व्यक्तिगत जो तनाव नया नया उभर कर आ रहा है, इससे हम लोगों को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। ये अपने विचारधारा में खुद कभी उलझते हैं, खुद कभी फंसते हैं। इन लोग तात्कालिक लाभ को देख करके अपना बयानबाजी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इन विषयों से कोई लेना देना नहीं। और चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आधी सजा पूरी नहीं करने का हवाला देते हुए मामले को फिलहाल टाल दिया गया है। अब 9 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने उम्मीद जाहिर की है कि 9 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में लालू प्रसाद को चाईबासा मामले में बेल मिल जाएगी। चाईबासा ट्रेजरी से 37 करोड़ से अधिक की अवैध निकासी से जुड़ा यह पूरा मामला, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में लालू प्रसाद की ओर से आधी सजा पूरी होने और अपनी उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई गई। अदर के केस का सेंटेंस खत्म होगा, उसके बाद तब इसका शुरू होगा। ये सब दलील दिए जिसको कोर्ट ने नहीं माना उस चीज को। तो बेल मिलने के बाद क्या लालू प्रसाद यादव बाहर निकल सकते? नहीं, एक केस में और 7 साल की सजा है। हाँ। तो उसमें उसका जब हाफ होगा तब उसके बाद तब निकलेंगे। वो कब होगा? अब हमारे हिसाब से तो अक्टूबर में हो रहा था। हाँ। आज जज साहब ने जिस हिसाब से कैलकुलेट किया है, हाँ, उसको बैठ के कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको लगता है अक्टूबर या फर्स्ट वीक नवंबर तक में हो जाना चाहिए। हो जाए अगली सुनवाई 9 अक्टूबर। सर, अगली बार आप लोगों को उम्मीद है कि जब 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी तो आएगा? हाँ, उस दिन हो जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन सब यहाँ पर कुछ मैंने हमारे और कोर्ट के कैलकुलेशन में कुछ काउंटिंग में गलत हुआ था। तो चारा घोटाले के 3 मामले में लालू प्रसाद एक साथ सजा काट रहे हैं। देवघर कोषागार से 89,27,000 की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 3.5 साल की सजा सुनाई थी लालू प्रसाद यादव को। इस मामले में उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी।
जिस मामले में लालू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, वो मामला चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। 12 सितंबर से देश भर में 80 नई ट्रेनें चलेंगी, जिसमें से 3 ट्रेनों का परिचालन झारखंड से होगा। इसके अलावा एक और ट्रेन राजधानी रांची से होकर चलेगी। 12 सितंबर से रेल परिचालन के लिए टिकटों की बुकिंग जारी है। रांची रेल मंडल ने ट्रेनों के परिचालन के लिए सारी तैयारियां पूरी कर दी हैं। सीनियर डीसीएम की माने तो कोविड-19 को देखते हुए 12 सितंबर से यानी कि कल से मिल चलने वाली सभी गाड़ियों में रिजर्व कोच ही रहेंगे। रांची रेल मंडल से सिकंदराबाद और दरभंगा तक ट्रेन गुजरेगी, जो सप्ताह में 2 दिन चलेगी। इधर 12 सितंबर से शुरू हो रहे ट्रेनों में रिजर्वेशन के लिए टिकट काउंटर पर कुछ खास भीड़ नहीं देखी गई। सुनकर बहुत अच्छी अंदर से अच्छा फीलिंग्स हो रहा है कि चले कम से कम अपने घर वाले से मिल लेंगे या कोई और भी काम होगा उसको पूरी अच्छी तरह से कर लिया जाए। तो मतलब मोटे तौर पर यह है कि बहुत ही अच्छी खुशी मिली है, ठीक है। और आगे भी ये हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे जितने भी लॉकडाउन की प्रक्रिया है वो सारी तरह से समाप्त हो जाए। रांची स्टेशन में पहले से वहीं बसों का इंटर डिस्ट्रिक्ट परिचालन शुरू होने के साथ ही यात्री सुरक्षित माहौल में यात्रा कर सके, इसे लेकर रांची के बस स्टैंड में मास ड्राइव टेस्ट चलाए गए। जिला प्रशासन और जिला परिवहन की ओर से चलाए गए अभियान में 313 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए। इसे लेकर रांची में इस ड्राइव के बाद जो परिणाम सामने आए, उन परिणामों में कई लोग संक्रमित निकले हैं। लोगों से जागरूकता की लगातार अपील की जा रही है ताकि लोग सावधानी बरतें। 15 बस कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। डीटीओ ने लोगों से यात्रा के दौरान कोविड के जारी गाइडलाइंस के पालन की अपील की है। लोगों ने कराया टेस्ट, उसमें 313 लोगों का सैंपल लिया गया था। उसमें से लगभग जो है हमारे पास 15 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं, बाकी शेष 298 जो नेगेटिव आए हैं। तो इस प्रकार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जितने भी यात्री जा रहे हैं उनको मास्क पहनने की, ग्लव्स पहनने की, और जो चालक हैं और संवाहक हैं उन सभी को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि कोविड के क्राइसिस में किस तरह से आपको बिहेव करना है और आपको बिहेव को किस तरह से अनुशासित रखना है ताकि और संक्रमण ना फैले। खबर जमशेदपुर से, जहां पर कोरोना से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार को घेरा है। रघुवर दास ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह सरकार की लापरवाही रही है। पूर्व सीएम की नजर में कोरोना जांच की रफ्तार अब भी बेहद धीमी है और क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था का आलम है। अगर झारखंड सरकार को काफ़ी समय मिला था, जब प्रवासी मजदूर हमारे झारखंड में आए थे, उसी समय अगर प्रखंड स्तर हम टेस्टिंग संख्या बढ़ा देते तो आज जो संख्या बढ़ रही है तो चेन टूट जाता है। जिसको पॉजिटिव हुआ घर में आइसोलेट हो जाता है और उनको एक गाइडलाइन दे देते कि ये घर में आप फॉलो करो। वही लोग को हॉस्पिटल जाना चाहिए जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इससे हॉस्पिटल पर भी लोड कम होता और ये चेन टूटता। घाटशिला में बीते 2-3 साल से लगातार पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके चाकुलिया और बहरागोड़ा के गांव में हाथियों का आतंक जारी है। लगातार हाथियों के आतंक को लेकर डीएफओ ने बंगाल के उस ट्रेंच को देखा जिससे हाथियों के नॉर्मल रूट बाधित हो गए हैं। दरअसल बंगाल में 10 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है, जिससे हाथियों का रास्ता बंद हो गया है। इससे हाथियों का आतंक बहरागोड़ा और चाकुलिया में बढ़ा हुआ है। यहाँ पिछले 1 साल में अब तक 10 लोगों की हाथियों के हमले में जान जा चुकी है। वन विभाग ने जल्द ही समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है। ये एक प्रयास है एलिफेंट के मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने का। इसकी आवश्यकता एज सच यहाँ नहीं थी, लेकिन किया गया है तो कुछ सोच के किया गया होगा। बट हमें ये करना होगा कि एलिफेंट कॉरिडोर अपने मूवमेंट को, एलिफेंट अपने कॉरिडोर में मूवमेंट जारी रखे, इसका प्रयास सतत हमें करना होगा। एक ऑब्स्टकल डाला है बंगाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एलिफेंट का जो नॉर्मल रूट होता है उसमें, कि वहाँ पे अपने बाउंड्री पे एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच कर दिया है। इसलिए वहाँ का जो नॉर्मल एलिफेंट का रूट होता है, कॉरिडोर होता है, वो बाधित हो गया है। इसलिए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इधर हो रहा है।
धनबाद नगर निगम लीज पर दिए अपनी दुकानों का भौतिक सत्यापन कर रही है और इससे कई दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल नगर निगम की कई दुकानों को अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिससे निगम को टैक्स का नुकसान हो रहा है। निगम का यह मानना है कि अगर नगर निगम की दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया तो टैक्स में 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल धनबाद के हीरापुर पार्क मार्केट में बनी निगम की 152 दुकानों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। वहीं उप नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम की दुकानों की जांच की जा रही है और कोई भी गड़बड़ी पाए जाने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। पूरा का पूरा किराया देता हूं और मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसमें अनुमति नहीं लिया। हमने जिस समय लिया था वो नगर पालिका था। नगर पालिका से हर बात की लिखित अनुमति लेने के बाद ही हमने जो कुछ भी है दो दुकानों को या 3 दुकानों को आपस में मिलाना, उसके लिए अनुमति प्राप्त करने के बाद ही दीवार हटाई गई है। पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा प्रखंड के रघुनाथपुर पहाड़िया टोला में आज तक लोगों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हुआ। यहां आदिम जनजाति पहाड़िया के 25 परिवार रहते हैं और परेशानी का आलम यह है कि सभी परिवार पहाड़ से नीचे उतरकर पानी लाने के लिए 2 झरना कूपों तक पहुंचते हैं। वहीं कूपों के गंदे पानी से लोगों में बीमारी की आशंका सताती है। लोगों की परेशानी का जायजा लिया पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार ने। लेकिन लिट्टीपाड़ा प्रखंड में एक ऐसा गांव है जहां आज तक लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पाया है। हम बात कर रहे हैं लिट्टीपाड़ा के रघुनाथपुर पहाड़िया टोला की, जहां पर लोग पहाड़ के ऊपर तो रहते हैं लेकिन पानी लेने के लिए काफी नीचे आते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे व महिलाएं पहाड़ से उतरकर नीचे आ रही है और यहाँ पर 2 कुआं है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 कुआं है जिसमें साफ तौर पर बंदिश है कि एक कुआं पर पानी पीने का लेना है और दूसरा कुआं पर स्नान करना है, यानी जिस कुएं से पानी लिया जाएगा वहां पर स्नान नहीं किया जाएगा। दूसरे कुआं पर सभी लोग स्नान करके पानी लेते हैं, यानी अगर सीधे तौर पर कहें तो ये झरना कूप है और दोनों कुआं गंदा है। लेकिन ग्रामीण यह तय करते हैं कि कौन सा कुआं में कम गंदा पानी है उसी से पीने का पानी लेते हैं। रघुनाथपुर पहाड़िया टोला में 25 परिवार रह रहे हैं और आजादी के बाद से आज तक इनको शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाया है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। साहिबगंज में कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से कुपोषण उपचार केंद्र में बच्चे नहीं पहुंचते। जिले के बोरियो और मंडरो प्रखंड का हाल तो इससे भी ज्यादा खराब है। जिले में बने कुपोषण उपचार केंद्रों में बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। कुपोषण उपचार केंद्र का जायजा लिया साहिबगंज संवाददाता निशांत ने। पूरा सितंबर माह पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। जिले में जो कुपोषण बच्चों की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जिला का कुपोषण केंद्र है जहाँ पे जो कुपोषित बच्चे हैं उनको रखा जाता है। हालांकि यहाँ पे जागरूकता के अभाव में बच्चों की संख्या कम देखी जाती है। यहाँ पे समय समय पर ऐसा कई बार होता है कि ये खाली पड़ा रहता है, लेकिन जागरूकता की कमी ही कहें कि ये जो कुपोषित बच्चे हैं गांव में आमतौर पर यहाँ कम आ पाते हैं। लेकिन जिला जो अस्पताल प्रबंधन है उसका दावा रहता है कि जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनको अन्य संस्थाओं के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से यहाँ पे लाया जाता है और 15 दिनों के ठीक होने के बाद उन्हें घर वापस भेज दिया जाता है। कुपोषण केंद्र की जहाँ तक बात करें तो यहाँ कई तरह की कमियों को भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि बेड की मुकम्मल जो है वो मुकम्मल संख्या में बेड नहीं है। इसके अलावा बच्चों की जो ये कैंपस है वो कहीं भी बच्चों के लिए मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। आपको दिखाना चाहेंगे कि एक मनोरंजन के नाम पर एक झूला है, आप देखें तो जिस तरीके से कुपोषण केंद्र में जो बच्चों के मनोरंजन के लिए सुविधा होना चाहिए, जो कुपोषण केंद्र के में जो शर्तें होती हैं उसका यहाँ पे बहुत मजबूती तरीके से कहने की सुविधा नहीं है। निशान, न्यूज़ 18। जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन थाना में पोस्टेड रहे एएसआई तरुण कुमार पांडे की मौत की जांच कराने की मांग अब उनके परिजनों ने की है। तरुण के पिता ने इस संबंध में जमशेदपुर एसएसपी और कोल्हान डीआईजी को पत्र लिखकर नए सिरे से जांच की मांग की है। 10 अगस्त को तरुण ने रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने तरुण की पत्नी और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। बेटा का मेरा आत्महत्या नहीं, हत्या किया गया है और उस अवस्था में सिर्फ उसकी पत्नी थी मौजूद वहाँ और वो
और हमारा बेटा आत्महत्या करने का कोई कारण ही नहीं हो सकता। हम लोग सब परिवार सब सुखी संपन्न, पैसे की कमी नहीं, कुछ नहीं, नौकरी है, सब कुछ है। सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक अनुसंधान में ही है, इसलिए अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। पुलिस हर बिंदु पर छानबीन कर रही है ताकि उनके परिवार का हर शंके का समाधान हो सके। लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की मदद कर पुलिसकर्मी सच्चे दोस्त की भूमिका में नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब रांची में महिला एएसआई की दरियादिली भी देखने को मिल रही है। खेलगांव ओपी में पोस्टेड एएसआई उषा को कचरे में फेंकी एक नवजात बच्ची मिली थी। ऐसा लग रहा था कि बेटी होने की वजह से उसे यहां फेंक दिया गया। उन्होंने पुलिस के वरीय अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। फिलहाल बच्ची इन्हीं के पास है, वहीं मामले की जानकारी CWC को भी दी गई है। फिलहाल बच्ची खेलगांव थाने में मेहमान बनी हुई है, जहां हर पुलिसकर्मी उसका पूरा ख्याल रख रहा है। और चलिए अब देखते हैं झारखंड